नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। बड़ी खबर इस वक्त की, ताजमहल में बंद पड़े 22 कमरों को खुलवाने की याचिका खारिज हो गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने याचिका खारिज की है। याचिका में ताजमहल के 22 बंद कमरों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति होने का दावा किया गया था, इसलिए ताजमहल में सर्वे की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि मांग हमारी न्यायिक दायरे से बाहर है और इतिहासकारों के ऊपर इसे छोड़ देना चाहिए। वहीं याचिका खारिज होने के बाद याचिकाकर्ता के वकील ने कहा है कि सर्वे के लिए वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ताजमहल को विश्व धरोहर और मोहब्बत की निशानी माना जाता है और इसी ताजमहल को लेकर विवाद गहरा रहा है। विवाद इस बात का कि क्या ताजमहल मकबरा है या फिर शिव मंदिर। विवाद के हल के लिए ताजमहल के बंद 22 कमरों को खोलने की मांग पुरजोर हो रही है, जो कई दशकों से बंद पड़ा है। हालांकि दावा यह किया जा रहा है कि इन 22 बंद कमरे में हिंदू देवी देवताओं और मूर्तियां, साथ ही शिलालेख मौजूद हैं। देखिए न्यूज 18 इंडिया की यह सबसे बड़ी पड़ताल। ताजमहल के 22 कमरों को लेकर रार बढ़ती जा रही है। ताजमहल के इन 22 कमरों में ऐसा क्या है जिसे हिंदू संगठन खोलने की मांग कर रहे हैं? आखिर 22 कमरों का सच अब तक क्यों सामने नहीं आ पाया है? क्या एएसआई आम जनता से कुछ छिपा रही है? क्या इन कमरों में कुछ तथ्य हैं जिनके बाहर आने से किसी को आपत्ति है? न्यूज 18 इंडिया की टीम इस पूरे मसले पर एक एक तथ्य आपके सामने रखने जा रही है ताकि आप इस विवाद की जड़ तक पहुंच सकें। यमुना के इस किनारे पर अभी आपको सिर्फ ताजमहल दिखाई दे रहा होगा। वैसे भी इतना मजेस्टिक है कि शायद किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर पुराने इतिहास को खंगाला जाए तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स, लोगों का दावा है कि बहुत सारे रिकॉर्ड्स में कई सारी हवेलियों का जिक्र होता है जो किसी ज़माने में यहाँ पर थी। इस वक्त सिर्फ आपको ताजमहल दिख रहा है, उसका पूरा ये आपको पूरा जो एक स्ट्रक्चर है वो दिखाई दे रहा है, लेकिन इससे पहले वक्त था जब कई सारी हवेलियां यहाँ पर हुआ करती थी यमुना के बिल्कुल इसी किनारे पे। और इनका जिक्र, लोगों का दावा है कि बहुत सारे ऐसे दस्तावेज हैं जहाँ पर उस तरह के जिक्र मौजूद हैं कि ताजमहल से पहले भी यहाँ पर कोई ना कोई बिल्डिंग्स इस तरह की मौजूद थी। सारी दुनिया में ताजमहल की पहचान भारत के सबसे समृद्ध ऐतिहासिक धरोहर के रूप में होती है, जिसे देखने देश दुनिया से हजारों लोग आते हैं। अब तक इसे मुगल शासक शाहजहां द्वारा निर्मित बताया जाता है, जिसे शाहजहां ने पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था और इसे प्यार की निशानी के तौर पर भी जाना जाता है। ताजमहल के जिन 22 कमरों को खोलने की बात हो रही है, उसका रास्ता यमुना नदी की ओर से भी जाता है। बताया जाता है कि ये कमरे 1934 के बाद से नहीं खुले, या फिर खुले भी होंगे तो गुप्त रूप से। जनसाधारण को इसकी सूचना नहीं है। 1934 में खुलने की जानकारी इसलिए है क्योंकि उस वक्त की एक फोटो मौजूद है जब इसके रखरखाव के लिए इसे खोला गया था। देखिए, अगर मैं आपको उन 22 कमरों की लोकेशन समझाने की कोशिश करूं तो ये सबसे अच्छा स्पॉट है। आप ये देखिए, वो ईस्ट गेट है और वो वेस्ट गेट है ताजमहल का। और यहाँ पर जो आपको इस सेंटर में जो पिलर्स दिखाई दे रहे हैं, जो बिल्कुल इसका चबूतरा है, उस चबूतरे के नीचे की तरफ वो गेट्स बने हुए हैं, 2 गेट्स जहाँ से सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जाती हैं। तो ये सबसे अच्छा लोकेशन, अगर आपको समझना है कि कहाँ पर उन 22 कमरों की लोकेशन होगी, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पैरापेट जो पूरा आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके अंदर ही ऊपर की तरफ से रास्ता है जो नीचे जाता है। ये यमुना का किनारा है। यमुना के किनारे से बिल्कुल आगे जब आप जाएंगे तो वो लोकेशन है, वो जगह है जहाँ से आप ऊपर चढ़ के नीचे की तरफ उतरते हैं। भारत के बड़े मंदिरों का निर्माण अक्सर नदियों के किनारे होता आया है। काशी विश्वनाथ से लेकर तमाम बड़े मंदिर इसका प्रमाण है। इसी तर्ज पर हिंदू संगठन कहते हैं कि ताजमहल को कभी मुगलों ने नहीं बनवाया, बल्कि ये पहले से मौजूद था, बस इसमें आंशिक फेरबदल किया गया। इस बात को इतिहासकार राजकिशोर शर्मा भी मानते हैं। शाहजहां ने उसको फिर एक फरमान में वार्निंग दी कि जल्दी से ये भेजो, तो उसने 230 बैलगाड़ी संगमरमर भेजा। 230 बैलगाड़ी संगमरमर में ताजमहल की एक मीनार का आधा हिस्सा भी नहीं बन सकता। तो ताजमहल इतने संगमरमर में कैसे बन गया, इसके अलावा कोई उल्लेख मिलता नहीं कि संगमरमर मंगाया गया और आया। उस फरमान की प्रति मौजूद है, तो इससे सिद्ध होता है कि वो पहले से बना था। और जो
230 बैलगाड़ी संगमरमर आया, उसका ताज की मुख्य बिल्डिंग पे मुख्य द्वार पर कुरान की आयतें उत्कीर्ण करने में उसका इस्तेमाल हुआ। हम आपको वो रास्ता दिखा रहे हैं जहां से इन 22 कमरों का रास्ता जाता है। यही वो जगह है जहां से इन कमरों के राज शुरू होते हैं। इन्हीं रास्तों से हम उस राज तक पहुंच सकते हैं जिसे खोलने के लिए पुरजोर मांग हो रही है। ये तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं, लेकिन एएसआई इन रास्तों को बंद कर चुकी है। और तो और ऊपर की तरफ से नीचे जाने वाले रास्ते को लोहे की छड़ों से ढक दिया गया है, लेकिन क्यों ढका गया है इसकी जानकारी नहीं है। ना ही ये बताया गया है कि इन 22 कमरों के दरवाजे क्यों बंद हैं। मोहब्बत की निशानी ताजमहल पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि ताजमहल के 22 कमरों को खुलवाने की याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में खारिज हो गई है। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि बंद कमरों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और शिलालेख मौजूद हैं। अदालत से इसकी सत्यता जांचने की अपील की गई है। याचिका में कहा गया है कि ताजमहल को तेजो महल कहा गया है, जिसे 2012 में राजा परमादिदेव ने बनवाया था। बाद में ये मंदिर जयपुर के राजा मानसिंह के नियंत्रण में चला गया था और फिर विरासत के रूप में राजा जयसिंह को मिला। याचिका में दावा किया गया है कि तेजो महल की जमीन को 1632 में शाहजहां ने हड़प लिया। साथ ही याचिका में यह भी कहा गया है कि परमहंस आचार्य का भी दावा है कि ताजमहल के बंद दरवाजों के पीछे एक शिव मंदिर है और उन्हें जनता के दर्शन के लिए खोल देना चाहिए। जो हिस्ट्री डिपार्टमेंट है इनका, हिस्ट्री एकेडमी है, मैं उस हिस्ट्री एकेडमी को भी चिट्ठी लिखूंगा, एएसआई को भी चिट्ठी लिखूंगा कि आप लोग जो है इस पर रिसर्च करिए कम से कम। मैंने हालांकि ये भी मांग करी कि अगर इसमें कह दें कि हिस्टोरिकल डिपार्टमेंट इस पर, उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल एकेडमी के पास जाइए, आप उनसे कहिए, वो रिसर्च करेंगे इस मुद्दे पर। तो मैं उनको भी चिट्ठी लिखूंगा, उनको भी रिप्रेजेंटेशन लिखूंगा और एएसआई को भी रिप्रेजेंटेशन बनाऊंगा। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में अपील करूंगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर होने के बाद 22 कमरों के रहस्य को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। आगरा के इतिहासकार राजकिशोर शर्मा राजे के मुताबिक कमरों से ताला खुला तो चौंकाने वाले तथ्य निकलेंगे। राजकिशोर राजे का कहना है कि ताजमहल में मुख्य मकबरे और चमेली फर्श के नीचे बने सभी 22 कमरे कई दशक से बंद हैं। इनका सिर्फ एक बार निरीक्षण 1934 में हुआ, जिसके प्रमाण के तौर पर राजकिशोर राजे ने 1934 के फोटोग्राफ दिखाए। राजे का कहना है कि पिछले 88 साल में ये कमरे सार्वजनिक रूप से नहीं खुले हैं। इतिहासकार राजकिशोर राजे के मुताबिक 1934 का जो फोटो उपलब्ध है उसमें एएसआई का अधिकारी टॉर्च लेकर देखरेख कर रहा है। अगर उस स्थान को खोला जाए तो उसमें प्रमाण मिल सकते हैं कि वो किसी हिंदू धर्म से संबंधित है या नहीं, यानी यहाँ कभी मंदिर था या नहीं। ताजमहल के ऊपर भी जो है हिंदू धर्म से संबंधित चिन्ह बने हैं। जैसे मुख्य बिल्डिंग के सबसे ऊपर जो है कमल का फूल बना हुआ है। कमल का फूल जो है लक्ष्मी जी के लिए हिंदू धर्म में माना जाता है, उनसे जोड़ा जाता है। मुस्लिम धर्म में इसका कोई वो नहीं है। और ताजमहल के चारों जो लाल पत्थर पर डिजाइन बनी है उसमें सर्प की आकृतियाँ बनी हुई हैं, जो कि सैकड़ों की संख्या में है। सर्प का इस्लाम से कोई संबंध नहीं है। राजकिशोर कहते हैं कि ताजमहल के ऊपर हिंदू धर्म से जुड़े कई चिन्ह भी हैं, जिसमें कमल का फूल बना हुआ है, जिसका मुस्लिम धर्म से कोई संबंध नहीं है। ताजमहल के लाल पत्थर डिजाइन में सर्प की आकृति है। सर्प का इस्लाम से कोई संबंध नहीं है। इसकी काफी संभावना है कि ये राजा जयसिंह का महल था। जयसिंह के महल में मंदिर था। मानसिंह अकबर के दरबारी और जयपुर के राजा थे और राजा जयसिंह उनके पोते थे। उत्तराधिकारी मानसिंह की संपत्ति जयसिंह को मिली थी। राजा मानसिंह अकबर का दरबारी था, जयपुर का राजा था और राजा जयसिंह उसका पोता था। तो मानसिंह के बाद उत्तराधिकार में ये संपत्ति जयसिंह को प्राप्त हुई थी और जयसिंह से इसको जो है शाहजहां ने अपनी पत्नी के मकबरे के लिए लिया था और इसके बदले में उसको 4 इमारतें दी थी, जो इसका फरमान जो है उसने जारी किया था, जिसकी की प्रतिलिपि मौजूद है। ताजमहल के अंदर 22 कमरों को खोलने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर हुई है और मांग की गई है कि ये कमरे खुलेंगे, जिसके बाद ये पता चलेगा कि इन 22 कमरों से हिंदू देवी देवताओं के सबूत मिलने वाले हैं। अब बताते हैं कि ताजमहल के तेजो महाले कहने के विवाद के पीछे का मूल विवाद क्या है। इस पूरे विवाद की शुरुआत इतिहासकार पीएन ओक की किताब ताजमहल
अ ट्रू स्टोरी से शुरू हुआ। ओक ने अपनी किताब में तथ्यों के आधार पर ताजमहल को तेजो महल होने का दावा करती है। इस किताब में कहा गया है कि ताजमहल असल में मकबरा नहीं बल्कि एक शिव मंदिर था। इस किताब में इन 22 कमरों का भी जिक्र है। इसके बाद से ताजमहल मंदिर है या मकबरा, इस पर विवाद छिड़ गया है। लिया आपको चमेली फर्श है, जमुना की साइड में सबसे लास्ट में जाना पड़ेगा। अच्छा। वहाँ दोनों साइड में ताजमहल के पीछे 2 रास्ते नीचे उतरते हैं। वो रास्ते जो है आज से 40-45 साल तक ऊपर खुले हुए थे। अच्छा। तो नीचे सीढ़ियाँ उतर के जा सकते थे। मैं उसमें उतर के गया हूँ। अच्छा, आप खुद गए? अब मैं खुद गया हूँ उसमें। लेकिन नीचे जाके वो बंद थे। 22 कमरों में तब भी नहीं जा सकते थे। मैं भी उस वक्त कभी नहीं गया। उधर हिंदू महासभा से जुड़े लोगों ने अब ताजमहल के 22 कमरों की जांच की मांग तेज कर दी है। उनका कहना है कि इन सभी 22 कमरों की वीडियोग्राफी होनी चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होता हमारी लड़ाई जारी रहेगी। इनका दावा है कि इन 22 कमरों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं और उनके पूर्वज यहाँ पूजा करते थे। उम्मीद यही है कि कोर्ट जो सुनवाई करेगा, सुनवाई के बाद जो फैसला निकल गया इन 22 कमरों को खोला जाएगा और निश्चित तौर पर इन 22 कमरों को जब खोला जाएगा तो इसमें इसके तेजो महालय मंदिर के साक्ष्य आपको प्राप्त होंगे, देवी देवताओं की मूर्तियां आपको प्राप्त होंगी और निश्चित तौर पर इसे निकट भविष्य में जल्दी ही इसको शिव मंदिर का दर्जा दिया जाए। जो याचिका दायर करी है सनातन इसमें कोर्ट में, तो कहीं ना कहीं हम लोगों की जीत के लिए पहला कदम है। कहीं ना कहीं कोर्ट भी ये मानता है कि वास्तव में यहाँ पर कमरे हैं और इस कमरों के अंदर कहीं ना कहीं शिव मंदिर या तेजो महल के कहीं ना कहीं निशान है, जिसकी वजह से कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है। हम कोर्ट के फैसले का सम्मान किया और कोर्ट के फैसले सम्मान करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर लड्डू का वितरण भी कार्यक्रम किया गया। विवाद इस बात पर भी है कि ताजमहल कब बना। ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि 17वीं शताब्दी में शाहजहां ने इसे बनवाया, अपनी बेगम मुमताज की याद में इस भव्य निर्माण को पूरा करवाया और इसे 1560 के आसपास बने हुमायूं के मकबरे के तर्ज पर बनवाया गया। जनवरी 1632 में इसका काम शुरू हुआ और ये 1655 में बनकर तैयार हुआ। जबकि इतिहासकार राजकिशोर कहते हैं कि ताजमहल पहले एक मंदिर था। इसका निर्माण 800 साल पहले हुआ था। इसमें लगे दरवाजे इसके सबूत हैं। भी एक किंवदंती कही जाती है कि ताजमहल में बूंद बूंद पानी टपकता है। हालांकि ये पानी नहीं टपकता। पिछले 50-55 सालों में मैंने कभी ऐसा होता नहीं देखा। लेकिन है तो किसी समय में पानी टपकता था और वहाँ शिवलिंग रखा जाता था, जहाँ आज की तारीख में नीचे कब्र बनी हुई है। जबकि ताजमहल में 20 साल से गाइड का काम कर रहे नितिन सिंह कहते हैं कि एएसआई के रिकॉर्ड में 22 कमरों का जिक्र है, लेकिन उन्होंने उन कमरों को कभी नहीं देखा क्योंकि वहां जाने की किसी को इजाजत नहीं है। साथ ही कई ऐसी और भी जगह हैं जहां पर्यटक और गाइड नहीं जा सकते हैं। एलन मस्क ने भी ट्वीट किया है ताजमहल को लेके और प्रेसिडेंट ट्रंप की विजिट के बाद भी कई अमेरिकन जो उस वक्त और या पूरी दुनिया के लोग जो उस वक्त ताजमहल देखने नहीं आ सके कोविड के कारण उनकी विजिट के बाद, अब वो सारी उनकी आइटनरीज जो हैं दोबारा से उनकी जो क्वेरीज हैं ट्रैवल एजेंट्स के पास आ रही हैं और होपफुली आने वाला जो सीज़न है अगर ये सारी चीज़ें कंट्रोवर्सी जो है अगर ताजमहल को या टूरिज़्म को इम्पैक्ट नहीं करती हैं तो आने वाला जो टूरिस्ट सीज़न है वो टूरिज़्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है। बड़ा सवाल है कि ताजमहल मकबरा है या मंदिर, ये विवाद कैसे थमेगा। इतिहासकार राजकिशोर शर्मा कहते हैं कि इसके लिए इन 22 कमरों को खुलवाना जरूरी है और इसे एक कमेटी की निगरानी में खोलने की बात कर रहे हैं जिसमें सभी पक्ष के लोग। ताजमहल में जमुना बिल्कुल लग के बिल्कुल बहती थी और पीछे से ताजमहल में घुसने का रास्ता था जिसमें से सीधे उन 22 कमरों में जाया जा सकता था। सन 84-85 के करीब वो रास्ता जो है एएसआई ने वो दरवाज़ा ईंटों से चुन के बंद कर दिया और दरवाज़ा वहाँ से जो है लापता हो गया है। बड़ा सवाल ये है कि क्या 22 दरवाजों का राज खुल पाएगा। ऐसा क्या है जिसे जनता से छिपाया जा रहा है। 22 कमरों के सच से किसे आपत्ति है। क्या सच में इन 22 कमरों में ऐसा सच है जिसे देश की आम जनता को जानना जरूरी है।
और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ी हुई और इस मामले में सिविल कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि कोर्ट कमिश्नर नहीं हटाए जाएंगे। कोर्ट ने 17 मई को सर्वे रिपोर्ट पेश करने को कहा है। इसका मतलब ये कि एक बार फिर सर्वे होगा और रिकॉर्डिंग भी होगी। सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक सर्वे होगा। फैसले का एक अहम पक्ष ये भी है कि जज ने कोर्ट कमिश्नर के साथ 2 अतिरिक्त कमिश्नर भी लगाए हैं, यानी अब 3 कोर्ट कमिश्नर होंगे। और ज्ञानवापी मामले में कोर्ट के फैसले के बाद लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा है। लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया है। कोर्ट में इस मामले की सुनवाई से पहले ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोर्ट परिसर को खाली करवा लिया गया था। और इससे पहले बुधवार को कोर्ट ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। और इधर ज्ञानवापी पर कोर्ट के फैसले के बाद अतिरिक्त कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा ने बताया कि सर्वे का काम कल सुबह से शुरू हो जाएगा। हमारे साथ जो एक और कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं अजय सिंह, एडवोकेट अजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय सिंह जी, आपको भी कोर्ट कमिश्नर बनाया गया है कोर्ट के फैसले से, किस तरह से पूरे फैसले को देख रहे हैं, क्योंकि बड़ा स्पष्ट फैसला है। अभी तक माननीय न्यायालय का आदेश का हमने अवलोकन नहीं किया है। अवलोकन करने के बाद ही उसके बारे में कुछ बता पाएंगे। लेकिन हम लोग 3 लोग नियुक्त हुए हैं, एक अजय कुमार मिश्रा, एक विशाल जी, एक मैं। तो तीनों लोग मिल करके और वादी पक्ष और विपक्ष के अधिवक्ता मिल करके हम लोग जो वहाँ वह स्थिति जो रहेगी उसको हम लोग जो है मीडिया के सामने और सबके सामने ले आएंगे। लेकिन विपक्ष की जो दलील थी कि जो कोर्ट कमिश्नर थे अजय मिश्रा वो निष्पक्षता के साथ काम नहीं कर रहे, उसको खारिज कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है कि वो निष्पक्ष भाव से नहीं कर रहे थे। ये उनकी दलील थी। ये विपक्षी का एक आरोप लगाया गया था, ऐसा कुछ नहीं है। कोर्ट कमिश्नर से किसी से कोई लेना देना नहीं रहता है, पक्ष से विपक्ष से। वो जो मौके की स्थिति होती है वही वो रिपोर्ट देता है माननीय न्यायालय को। एक दलील और दी गई थी कि गैर मुस्लिम भी जो हैं उनको अंदर अनुमति नहीं देंगे जाने की, लेकिन अब बार भी जो 2 आप लोगों को जोड़ा गया है, आप भी उसी श्रेणी में आते हो? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है। हिंदू भी जाएंगे, मुस्लिम भी जाएंगे अंदर। अब माननीय न्यायालय का जो आदेश होगा उसी का पालन किया जाएगा। जो पिछले 3-4 दिन से दिखाई दे रहा था कि वो अंदर ही नहीं जाने दे रहे थे, जो दूसरा पक्ष है मस्जिद के अंदर, तो क्या आपको लगता है कि अब आराम से मान जाएंगे क्या, या फिर कड़े निर्देश इसके लिए जिला प्रशासन को सहयोग चाहिए और मंदिर के जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं उनका सहयोग चाहिए, क्योंकि मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ही सर्वे सर्वा होते हैं। किस तरह का सहयोग लेंगे जिला प्रशासन से? कि मस्जिद के अंदर जाकर के उसका सर्वे कराने के लिए। और कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर मामले में 17 मई तक रिपोर्ट देने को कहा है। परिसर का सर्वे सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। खबर इस मामले में कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर मामले में 17 मई तक रिपोर्ट देने को कहा है। चलिए इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं। ज्ञानवापी मामले में कोर्ट के फैसले के बाद वकील भी लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। विशाल सिंह हमारे साथ हैं, जो विशेष कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए गए। विशाल जी, आपको कोर्ट कमिश्नर बनाया गया, विशेष कोर्ट कमिश्नर, किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? ये फैसला पूरे तरह से विधिपूर्ण है। किसी भी पक्ष के पक्षपात न करते हुए न्यायालय ने एकदम उचित कार्रवाई अमल में लाई है। और न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है विशेष, तो न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है उसका अक्षरशः पालन होगा। क्या लग रहा है कि पहले कोर्ट कमिश्नर थे अजय मिश्रा, उनके ऊपर आपत्तियां लगाई गई थी कि निष्पक्षता को लेकर के संदेह था? इस पे मेरी कोई टिप्पणी नहीं हो सकती, क्योंकि माननीय न्यायालय ने जो आदेश पारित किया उसका अक्षरशः पालन होगा। और सर्वे की कार्रवाई विधिपूर्ण तरीके से विधि के परिधि के अंतर्गत की जाएगी। जो कानून कहता है अब द लॉ कोई चीज नहीं होगा। वी आर गवर्न बाय द रूल ऑफ लॉ, और रूल ऑफ लॉ के अंतर्गत पूरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कब से ये कार्रवाई आप शुरू करेंगे, क्योंकि 17 मई तक रिपोर्ट जमा करनी है, तो 3 से 4 दिन बाकी रह गए हैं, तो क्या कब से शुरू होगी कार्रवाई? नहीं, आप बताइए कब से कार्रवाई आप शुरू करेंगे सर? अब उस पर बैठ के बात हो जाएगी, जल्दी से जल्दी हम लोग कार्रवाई किया जाएगा। बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से संबंधित। जम्मू कश्मीर में फिर कश्मीरी पंडित पर हमला किया है। जम्मू कश्मीर के बडगांव में ये घटना सामने आई है, जहां एक कश्मीरी पंडित जिनका नाम राहुल भट्ट बताया जा रहा है, आतंकियों ने उन्हें गोली मारी है। घायल राहुल भट्ट को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कश्मीरी पंडितों को बीते कुछ दिनों से हमला किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है आतंकियों के जरिए। और एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के बडगांव से एक खबर आ रही है, जहां पर आतंकियों ने राहुल भट्ट को गोली मारी है। हमारे साथ रिफत अब्दुल्ला हमारे सहयोगी जुड़े। रिफत, क्या जानकारी है इस कश्मीरी पंडित के बारे में?
जी मैं आपको बता दूं, ये सेंट्रल कश्मीर का बडगाम डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे चाडोरा है, वहाँ पे ऑफिस जो है गवर्नमेंट ऑफिस में ये काम कर रहा था और वहाँ पर ही ऑफिस के अंदर इस पे गोलियां चलाई गई हैं। तो ये ऐसा पहला वाक़ा है जहाँ पे ऑफिस के अंदर किसी पे हमला हुआ है। लेकिन आपने जिस तरीके से कहा है कि लगातार टारगेटेड किलिंग्स भी की जा रही हैं और हमले भी किए जा रहे हैं, और ये हमला हुआ है चाडोरा में और राहुल भट्ट नाम है इसका, और पुलिस ने इसकी बाकायदा पुष्टि की है और फिलहाल उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया है जहां पे उसका इलाज चल रहा है। इससे पहले भी आपको मालूम है कि यहाँ पे कई मिलिटेंट हमले हुए हैं। श्रीनगर के ईदगाह इलाके में एक दिन जो है एक हिंदू और उसके साथ साथ एक सिख लेडी जो वहाँ पे प्रिंसिपल थी उसकी हत्या कर दी गई थी। साउथ कश्मीर में भी काफी सारे अटैक्स हुए पंचों पे, सरपंचों पे और माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों पर भी जो है आपको मालूम है कि अटैक हुए थे। आपको पता है कि मक्खनलाल बिंद्रू पे भी हमला हुआ था, वो कश्मीरी पंडित थे और वो एक मेडिकल शॉप चला रहे थे। तो इसके अलावा भी एक और शॉप कीपर पे हमला हुआ था, हालांकि टारगेट जो था वो कश्मीरी पंडित था, लेकिन वहाँ पे मुस्लिम यहाँ का ही लोकल जो है उस हमले में मारा गया। तो ये कहा जा सकता है कि ये जानबूझ के इस तरीके के हमले हो रहे हैं। जी, और ये बीते दिनों से कई लंबा सिलसिला चल रहा है, साथ ही तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। रिफत जो जानकारी दे रहे हैं उससे संबंधित राहुल भट्ट, वो कश्मीरी पंडित जिन्हें टारगेट किया गया है, और देखिए किस तरह से वहां पे अफरा तफरी का माहौल है। बडगाम की ये तस्वीरें हैं रिफत। लेकिन फिलहाल राहुल भट्ट के बारे में क्या जानकारी मिल रही है, क्या करते हैं वो, साथ ही जब ये सब घटनाक्रम हुआ तब उनके साथ कोई था नहीं था चश्मदीद के तौर पर? हाँ देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मैंने कहा कि ऑफिस में काम कर रहे थे, यहाँ पे आपको मालूम होगा कि एक प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज जब मनमोहन सिंह ने अनाउंस किया था उसके बाद जो है यहाँ पे काफी सारे कश्मीरी पंडित्स को जो है नौकरी दी गई, लेकिन उनको कहा गया कि कश्मीर में ड्यूटी देनी है। वजह ये थी, उनको कहा गया था कि रिहेबिलिटेशन उनकी होगी और उन्हें वापस रिटर्न होम करना होगा। तो वो एक उस तरीके की कोशिश थी, लेकिन काफी जगहों पे जो है अब सिक्योरिटी भी फराहम की गई इस तरीके के एम्प्लॉयज को, और इनको उन एरियाज में रखा गया जहाँ पे सिक्योरिटी का अच्छा जो है इंतजाम किया गया है। हालांकि सेंट्रल कश्मीर में ये समझा जा रहा था कि खासतौर से डिस्ट्रिक्ट बडगाम में कि ज्यादा मिलिटेंसी का प्रभाव नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये हमला हुआ है तो कहीं ना कहीं चिंता और बढ़ गई। शुक्रिया जानकारी के लिए। रूस यूक्रेन युद्ध की बात कर लेते हैं। कीव का किला पुतिन से क्यों नहीं हिला? कीव की जंग पर दुनिया भर में रिसर्च की जा रही है। कई तरह के रिपोर्टर्स आपने देखे हैं फील्ड में, और इस पर नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। हमने इन सारे रिपोर्ट्स की स्टडी करके पता लगाया है कि आखिर क्यों कीव पुतिन के हाथ से फिसल गया। देखिए रिपोर्ट। जंग जीतने का ख्वाब देखना आसान है, लेकिन जंग जीतना बहुत मुश्किल है। यूक्रेन की इमारतों पर रूसी झंडे फहरा देने की सोचना बहुत आसान है, लेकिन झंडे फहराने के लिए हजारों सैनिकों की जान दांव पर लगा देना बहुत मुश्किल। दो महीने से ज्यादा बीत गए, यूक्रेन की राजधानी कीव की जमीन का एक टुकड़ा भी पुतिन के कब्जे में नहीं आ सका, और यही कीव अब पुतिन को सबसे ज्यादा चिढ़ा रहा है। कीव के बिना ये विजय दिवस पूरा नहीं हो सकता, ये पुतिन भी जानते हैं। दुनिया में मौजूद पुतिन के सारे दुश्मन कीव का दौरा कर रहे हैं। कीव का सबसे ताजा दौरा किया है जस्टिन ट्रूडो ने, जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। जस्टिन ट्रूडो ने न सिर्फ जेलेंस्की से कीव के अंदर मुलाकात की, बल्कि पुतिन के जख्मों पर नमक छिड़कते हुए ये भी कर दिया कि युद्ध अपराधों के सबसे निचले स्तर पर गिर गए पुतिन। पुतिन पर ये जहरबुझे बयानों के बाण इसलिए चलाए जा रहे हैं क्योंकि पुतिन वो ना कर सके जो उनके जनरल दावा कर रहे थे। पुतिन कीव फतह क्यों नहीं कर पाए? क्यों उनका कीव का ख्वाब अधूरा रह गया? इसको लेकर के अब रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। कीव को लेकर किए जा रहे कुछ नए खुलासे बेहद रोमांचक हैं। कीव के पास मौजूद इरपिन नदी पर दुनिया के बड़े अखबारों में हेडलाइंस छप रही है। आखिर क्यों यूक्रेन में इरपिन नदी को हीरो रिवर का खिताब देने के लिए अभियान चलाया जा रहा है? एक नया खुलासा कीव के उन जंगलों को लेकर भी हो रहा है जहां पुतिन की आर्मी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज घने जंगलों के रास्ते बन गए। कीव के इन जंगलों में किस तरह की खूंखार लड़ाई लड़ी गई?
कीव के युद्ध को लेकर एक बड़ा खुलासा कीव के आसपास मौजूद पुलों को लेकर भी हुआ है। आखिर कीव के वो कौन से पुल हैं जिन्होंने पुतिन के टैंकों के पहियों को जाम कर दिया? आखिर कादिरोव की चेचेनिया वाली जिस बहादुर फौज के दम पर पुतिन कीव को फतेह करने का ख्वाब देख रहे थे, उसके बारे में अब यूक्रेन से लगातार बुरी खबरें क्यों आ रही हैं? तस्वीरों में आपको नजर आएगा कि जंग किसी के लिए मातम लेकर आती है तो किसी के लिए खुशी। आखिर क्यों यूक्रेन में डोनेट्स्क के अंदर रूसी जनरलों के नाम पर रोड के नाम रखे जा रहे हैं? यूक्रेन के अंदर ही रूस की जीत का जश्न क्यों मनाया जा रहा है? और आखिर क्यों ज़ेलेंस्की की तरफ से लड़ने वाली अज़ोव बटालियन के जवानों की पत्नियां और बहनें वेटिकन सिटी पोप से मिलने पहुंची हैं? कहीं खुशी कहीं गम। यूक्रेन की जंग है बहुत बेरहम। कीव से लेकर वेटिकन सिटी तक यूक्रेन को लेकर हर नए खुलासे को हम आपको बताने वाले हैं। यूक्रेन इस वक्त युद्ध और युद्ध की रणनीति की सबसे बड़ी प्रयोगशाला बना हुआ है। आखिर कीव से रूसी सैनिकों को क्यों पीछे हटना पड़ा, इसको लेकर के दुनिया भर में तमाम रिसर्च हो रही है। और ऐसी ही एक रिसर्च में चर्चा है इरपिन नदी की, जिसने रूसी फौजों की रफ्तार धीमी कर दी। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए। ये कीव के पास बहने वाली इरपिन नदी है और इस नदी में कितने टैंक फंसे हुए हैं देखिए। कैसे इरपिन नदी ने कीव की सुरक्षा की, पूरी कहानी समझाते हैं आपको। यूक्रेन की राजधानी कीव के उत्तर में रूस की सेना को धीमा करने के लिए ज़ेलेंस्की की फौज ने कई बांध ही उड़ा दिए। जैसे ही ये बांध तोड़े गए, इरपिन नदी का पानी कई किलोमीटर तक फैल गया। जब गांव में इरपिन नदी के पानी से बाढ़ आ गई तो लोगों को ये बात समझ में ही नहीं आई कि आखिर यूक्रेन की सेना खुद क्यों अपने ही देश में बांधों को तोड़ रही है और बाढ़ ला रही है। लेकिन लोगों को ये बात तब समझ में आई जब रूसी फौजों का भारी भरकम काफिला कीव के अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाया, बल्कि इस विशाल इरपिन नदी में ही फंसकर रह गया। इरपिन नदी के पानी ने कीव के पास मौजूद गांवों की जमीन को गीला कर दिया। तब पुतिन की आर्मी की बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक जमीन गीली होने की वजह से वहीं फंस गए। और इसके बाद ज़ेलेंस्की की आर्मी ने शुरू किया बेहद खतरनाक खेल। इन फंसे हुए रूसी काफिले को ट्रैक करने के लिए यूक्रेन की आर्मी को किसी ड्रोन की जरूरत भी नहीं पड़ी। बेहद आसानी से यूक्रेन की फौजों ने रूसी टैंकों को निस्तनाबूद कर दिया। इरपिन नदी के बांधों को तोड़कर 32,000 एकड़ की जमीन को गीला कर दिया गया था। यही वजह है कि यूक्रेन के पर्यावरणविद वोलोदिमीर बोरेको ने यूक्रेन की सरकार से प्रार्थना की है कि इरपिन नदी को हीरो रिवर की उपाधि से सम्मानित किया जाए। यूक्रेन के इतिहास के मुताबिक इससे पहले भी इरपिन नदी की वजह से कीव की सुरक्षा में खास मदद मिली है। 11वीं सदी में हमलावर पोलोवेट्स के घोड़े इरपिन नदी के दलदल में फंस गए थे। यूक्रेन पर हमला करने वाले पेचेनेक्स की फौज के घोड़े भी इरपिन नदी को पार नहीं कर सके थे। इरपिन नदी की बाढ़ से 160 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र गीला हो गया था, जो हमलावरों के लिए बड़ी चुनौती बन गया था। नए खुलासे के मुताबिक कीव के अंदर घुसने से रूसी फौज को रोकने के लिए यूक्रेन की आर्मी ने 300 से ज्यादा पुलों को उड़ा दिया। पुतिन को अपने टैंकों पर काफी गर्व था। पुतिन की आजमाई टैंक आर्मी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय काफी नाम कमा चुकी थी, लेकिन जब यूक्रेन की आर्मी ने पुल ही उड़ा दिए तो ये टैंक बेकार हो गए। ऐसे में इन टैंकों को पीछे जाना पड़ा। इन टैंकों के वापस लौटने से पहले भी यूक्रेन के अंदर कीव के पास मौजूद जंगलों में बहुत भयंकर गुरिल्ला वॉर हुआ था। यकीन करना मुश्किल है कि पुतिन की सेना कितने भयंकर संकट में फंस गई थी, क्योंकि पहले रूस की फौज ने यूक्रेन की सड़कों के माध्यम से कीव के अंदर घुसने का प्लान बनाया था, लेकिन यूक्रेन की सड़कों पर ड्रोन के माध्यम से यूक्रेन की फौजें बहुत आसानी से रूसी काफिले को ट्रैक करने लगी। इसके बाद मजबूर होकर रूसी सेना ने जंगलों के रास्ते से कीव का टारगेट हासिल करने की कोशिश की, लेकिन जंगलों के अंदर पहले ही यूक्रेन की सेना रूसी फौजों का इंतजार कर रही थी। इतना जबरदस्त गुरिल्ला वॉर शुरू हुआ कि रूसी फौजों के होश उड़ गए। और इसलिए फिर पुतिन की आर्मी ने कोई रास्ता नजर नहीं आने पर कीव पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले शुरू कर दिए। कीव की 300 से ज्यादा इमारतों को रूस की फौज ने निशाना बनाया।
लगातार होने वाले इन मिसाइल हमलों के बाद भी कीव के लोग टूटे नहीं। ज़ेलेंस्की की लीडरशिप में यूक्रेन के लोगों ने अपनी जंग लगातार जारी रखी। ये कॉन्फिडेंस ही यूक्रेन की आर्मी की सफलता की वजह बना। बहादुरी और हथियारों के भरोसे नहीं जीती जाती। जंग वही जीतता है जिसकी रणनीति बेहतर हो। और कीव की जंग में रणनीति के मामले में ज़ेलेंस्की की आर्मी ने पूरा प्लान बनाया, जबकि पुतिन की आर्मी जल्दबाजी में दिखी। उनके पास प्लान ए फेल हो जाने के बाद प्लान बी था ही नहीं। कादिरव की बटालियन भी कीव को फतेह करना चाहती थी। ये बटालियन अपनी क्रूरता के लिए पूरी दुनिया में कुख्यात है। चेचेनिया की इस फोर्स को उम्मीद थी कि वो कीव पर कब्जा जरूर करेंगे, लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये कि कादिरव की फोर्स ने क्रूरता के रिकॉर्ड भले ही बनाए हों, लेकिन अब लगातार उसके सैनिक युद्ध में मारे जा रहे हैं। कई अखबारों की रिपोर्ट के मुताबिक हर दिन यूक्रेन की जंग में कादिरव के फौजी मारे जा रहे हैं, जो पुतिन के लिए बहुत बुरी खबर है। इसलिए ज़ेलेंस्की बेहद आत्मविश्वास में नजर आ रहे हैं। Голосували за новий і вагомий пакет підтримки для нашої держави та глобальної демократії. Майже на $40 мільярдів. Скоро відбудеться і друге голосування в Сенаті США, після чого це рішення потрапить на підпис президенту Байдену і набуде чинності. Я вдячний народу Америки, всім нашим друзям в Конгресі, адміністрації за цю підтримку. लेकिन ज़ेलेंस्की के लिए सबसे बड़ा खतरा यूक्रेन के अपने ही लोग हैं, जो डोनेट्स्क के अंदर बागी हो चुके हैं। और डोनेट्स्क के ही अलगाववादी अपनी स्वतंत्रता की 8वीं बरसी मना रहे हैं, और ये लोग रूस के जनरलों के नाम पर अपनी सड़कों के नाम रख रहे हैं। इन बोर्ड्स को आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ मारियुपोल के स्टील प्लांट में फंसे और मारे गए अजो बटालियन के सैनिकों की पत्नियां और उनके परिवार से जुड़ी महिलाओं ने वेटिकन सिटी का दौरा किया है। इन महिलाओं ने पोप से अपील की है कि मारियुपोल में मारे गए सैनिकों के शव सड़ रहे हैं। पुतिन से कम उनके अंतिम संस्कार की इजाजत मिलनी चाहिए। Pope that 700 of our soldiers are injured. They have gangrenes, amputations. Their flesh is rotting, and many of them are dead. And we couldn't bury them. We couldn't bury them to Christian tradition. And we ask Pope to help us. We ask Pope to be the third part of this war and to let them go through the green corridor. And he told us that he will pray for us, and he is doing everything for that. For the actions from the Pope, from his delegation, and our soldiers are ready to be evacuated to the third country. They are ready to lay down their arms in case of evacuation to the third country. We all are ready to help them, I hope. And I believe that in the nearest time, they will survive, all of them. ये जंग की वो त्रासदी है जिसका गवाह पूरी दुनिया बन रही है। रूस से तेल और गैस के इंपोर्ट पर पूरी तरह बैन लगाना यूरोप के लिए मुश्किल हो गया। बैन का विरोध कर रहे हंगरी को मनाने की यूरोपियन यूनियन की कोशिशें नाकाम होने की खबर है। यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष खास तौर पर हंगरी के प्रधानमंत्री को मनाने के लिए ही हंगरी गए थे, लेकिन खबर है कि हंगरी के प्रधानमंत्री को मनाने की उनकी कोशिश पूरी तरह नाकाम रही। सवाल यही है कि आखिर क्यों 27 देशों के समूह में अकेला हंगरी बैन का विरोध कर रहा है। के खिलाफ यूरोपियन यूनियन का दांव फेल। तेल और गैस के बैन के विरोध में उतरा हंगरी।
की ताकत के आगे कैसे बेबस हुआ हंगरी। जंग की चुनौतियों के बीच रूस के विरोधी उसे सबक सिखाना चाहते हैं। रूस के तेल और गैस के आयात पर पाबंदी लगाकर उसे आर्थिक चोट देना चाहते हैं, लेकिन रूस के खिलाफ किसी का कोई दांव फिलहाल काम करता नजर नहीं आ रहा। इस बार यूरोपियन यूनियन की मंशाओं को हंगरी के एक कदम ने बड़ा झटका दिया है। 27 देशों वाला ये समूह रूस से तेल और गैस के आयात पर पूरी तरह बैन लगाना चाहता था, लेकिन इसी समूह से आने वाले देश हंगरी ने ऐसा करने से मना कर दिया है। बैन का विरोध कर रहे हंगरी को मनाने की कोशिशें भी की गई। हंगरी के प्रधानमंत्री से यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष की मुलाकात भी हुई, लेकिन हंगरी ने बैन का विरोध करते हुए यूरोपियन यूनियन को बड़ा झटका दिया है। हंगरी साफ कर चुका है कि वो यूरोपियन यूनियन के इस प्रस्ताव के साथ नहीं है। यही वजह है कि हंगरी को मनाने के लिए कई बड़े देशों के अलावा यूरोपियन यूनियन के बड़े अधिकारी भी लगे हुए हैं। लेकिन हंगरी ने बड़ी ही साफगोई से रूस से तेल और गैस के आयात पर बैन से किनारा कर लिया है, जिस वजह से यूरोपियन यूनियन की टेंशन बढ़ गई है। यहाँ खतरा इस बात का है कि अगर दूसरे मुल्क भी हंगरी के रास्ते पर चल पड़े तो 27 देशों के इस समूह की साख पर पट्टा लग सकता है। असल में रूस के खिलाफ प्रतिबंधों का समर्थन हंगरी क्यों नहीं कर रहा है, इसे भी समझना जरूरी है। हंगरी एक ऐसा देश है जो तेल और गैस पर बुरी तरह से निर्भर है। उसने साफ कहा है कि वो रूस के खिलाफ प्रतिबंधों का समर्थन नहीं करेगा। हंगरी का कहना है कि कोयले पर प्रतिबंध ठीक रहेगा, क्योंकि उससे हंगरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन तेल और गैस पर प्रतिबंध हंगरी को बर्बाद कर देगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक हंगरी अपनी जरूरत का 85% प्राकृतिक गैस और 60% से ज्यादा तेल रूस से आयात करता है। 2010 के बाद से हंगरी गैस और तेल को लेकर रूस पर और ज्यादा निर्भर हो गया है, और ऐसे में हंगरी के लिए रूस के खिलाफ जाना मुश्किल है। यही वजह है कि हंगरी के पीएम को मनाने की कोशिशें भी नाकाम हो चुकी हैं। माना यह भी जा रहा है कि यूरोपियन कमीशन की तरफ से हंगरी को कोई मजबूत विकल्प नहीं दिया जा सका, जबकि हंगरी चाहता है कि रूस से तेल और गैस का इंपोर्ट बंद करने से पहले मजबूत विकल्प तैयार हो। यही बात हंगरी के वित्त मंत्री कह भी चुके हैं। हालांकि खबर है कि कुवैत तेल और गैस की लड़ाई का फायदा उठाने की कोशिश में है। हंगरी को भी इस वक्त अपनी जरूरतों के लिए कुवैत जैसे ही किसी देश की सख्त जरूरत है। अब तक यूरोप के बाजार तक कुवैत की पहुंच नहीं है, लेकिन अगर हंगरी से कुवैत की डील हो गई तो दोनों के लिए फायदे का सौदा होगा। दो देशों के बीच चल रही इस जंग में बार बार रूस, अमेरिका, यूरोप और नेटो देशों को आंख दिखा रहा है। लगातार धमकी दे रहा है कि अगर यूक्रेन की मदद की तो अंजाम बुरा होगा। लेकिन अब नेटो देशों के साथ ब्रिटिश फोर्स ने भी रूस को अपनी ताकत दिखाने की ठान ली है। खबर है कि इसी महीने पूरे यूरोप में ब्रिटिश सेना नेटो देशों के साथ मिलकर बेहद बड़े सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेगी। यानी रूस और यूक्रेन के बीच चल रही ये जंग अगर बढ़ी तो तीसरा विश्व युद्ध होने से कोई नहीं रोक सकेगा। तीसरे विश्व युद्ध की आहट। पूरे यूरोप में नए रण की तैयारी। रूस के खिलाफ सबसे बड़ा चक्रव्यूह। ब्रिटिश सेना और नेटो के सैन्य अभ्यास की तैयारी। शीत युद्ध के बाद यूरोप में सबसे बड़े सैन्य अभ्यास की तैयारी। नेटो देशों के साथ ब्रिटिश सेना पूरे यूरोप में भरेगी हुंकार। फिनलैंड से मैसेडोनिया तक सबसे भयावह युद्धाभ्यास की तैयारी। रूस के खिलाफ ब्रिटेन और नेटो देशों का सबसे बड़ा चक्रव्यूह।
जो रूस लगातार यूक्रेन के मददगार देशों को धमकियां दे रहा है। ये खबर उस रूस के लिए खतरे की घंटी जैसी है जो पुतिन दुश्मन देशों को अंजाम भुगतने की चेतावनी देते हैं। ये खबर उन्हें आगाह करने वाली है, क्योंकि एक बार फिर यूरोप की धरती पर सबसे बड़ा वार्षिक युद्धाभ्यास होने जा रहा है। खास बात ये कि इस बार नेटो देशों के साथ हजारों ब्रिटिश सैनिक इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने जा रहे हैं। यानी इस युद्धाभ्यास में बख्तरबंद गाड़ियां होंगी। ब्रिटेन और नेटो देशों के बेहद ताकतवर टैंकों की नुमाइश होगी। अत्याधुनिक मशीन गनों का परीक्षण किया जाएगा। इसके अलावा लड़ाकू विमानों के जरिए युद्धाभ्यास किया जाएगा। दरअसल ये अमेरिका की अगुवाई वाला एक सालाना युद्धाभ्यास है। इस युद्धाभ्यास को डिफेंडर यूरोप नाम से जाना जाता है, यानी यूरोप के रक्षक। इस युद्धाभ्यास को यूरोप के 16 देशों में अंजाम दिया जाएगा, जिसका मकसद ये परखना है कि अगर युद्ध के हालात पैदा हुए तो नेटो और सहयोगी देशों की ताकत क्या है। इस युद्धाभ्यास को शांति लाने के मकसद से अंजाम दिया जाता है। साथ ही इस युद्धाभ्यास का एक मकसद ये भी है कि आने वाले खतरे से कैसे निपटना है। इस अभियान में गैर नेटो सदस्य फिनलैंड और स्वीडन भी शामिल है। ब्रिटिश सेना के फील्ड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रॉल्फ वुडीसे के मुताबिक ब्रिटिश सेना के पेशेवर रवैये, प्रशिक्षण और चुस्ती के साथ इस तैनाती से ऐसे स्तर पर आक्रामकता रोकी जाएगी जो इस सदी में यूरोप में नहीं देखी गई। ब्रिटिश सेना के लेफ्टिनेंट जनरल का यह बयान साबित करता है कि भले ही ये वार्षिक होने वाला युद्धाभ्यास है, लेकिन जिस तरह से रूस लगातार दुश्मन देशों को धमका रहा है, उसकी वजह से भी ये युद्धाभ्यास महत्वपूर्ण हो जाता है। यही वजह भी है कि शीत युद्ध के बाद पहली बार नेटो देशों के 18,000 सैनिक एस्टोनिया और लातविया सीमा पर युद्धाभ्यास में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा 1,000 ब्रिटिश सैनिक पोलैंड में 11 अन्य देशों के साथ वॉर एक्सरसाइज में शामिल होंगे। यानी अमेरिका, यूरोप और नेटो देश किसी भी हालात से निपटने के लिए एक बार फिर बड़े युद्धाभ्यास की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच मौजूदा वक्त में जो हालात चल रहे हैं, उसे देखते हुए इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि कभी भी पुतिन की झल्लाहट दो देशों के बीच चल रही इस जंग को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक